अजीम इत्तेहाद जो बना तो है मोदी सरकार को गिराने के लिए, लेकिन अब खुद ही संभल नहीं पा रहा है। कभी सीटों को लेकर तो कभी पार्टी के मफाद को लेकर रोज इस तरह की खबरें आती हैं जो ये जाहिर करती हैं कि अजीम इत्तेहाद में सब कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज किया गया तो वहीं यूपी में कांग्रेस को किनारे लगा दिया गया। हालांकि राहुल ने कहा कि उन्हें कम समझना गलती होगी। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि राहुल के इस दावे में कितना दम है। साथ ही नवीन पटनायक ने भी फिलहाल अजीम इत्तेहाद से किनारा करने के इशारे दिए हैं, तो आरएलडी ने सीटों को लेकर दाव खेल दिया है। यहां सवाल अब अजीम इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर ही खड़े हो रहे हैं और इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। मोदी सरकार को फिर से इख्तिदार में आने से रोकने के लिए अजीम इत्तेहाद बनने से पहले को दरकिनार कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यूपी में इत्तेहाद करने जा रही है, उस कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने दहाड़ लगाई है। राहुल ने कहा है कि यूपी में हमें कांग्रेस को कम समझना बड़ी भूल साबित होगी। राहुल का ये बयान एसपी सदर अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को एक अल्टीमेटम की तरह है, जो अजीम इत्तेहाद में कांग्रेस को तवज्जो देते नहीं दिख रहे हैं। 11 जनवरी को यूएई रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने गल्फ न्यूज को दिए इंटरव्यू में अजीम इत्तेहाद और लोकसभा इलेक्शन को लेकर खुलकर बात की। इस इंटरव्यू में राहुल ने कहा कि कई दिलचस्प चीजें हैं जो यूपी में कांग्रेस ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि यूपी के लिए कांग्रेस का आइडिया काफी मजबूत है। राहुल ने यह भी कहा कि हमें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और हम यूपी में अपने मुजाहरे से सबको चौंका देंगे, इसलिए हमें हल्के में लेना एक बड़ी भूल साबित होगी। राहुल गांधी के इस बयान की टाइमिंग पर गौर करना भी जरूरी है। 4 जनवरी को अजीम इत्तेहाद को लेकर अखिलेश यादव और मायावती की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में यूपी में दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी बात बनने की खबर है। बताया जाता है कि यूपी की 80 में से एसपी और बीएसपी में 37 सीटों पर लड़ने को लेकर इत्तेफाक राय बन चुकी है, यानी 74 सीटों पर एसपी बीएसपी ने दावेदारी ठोक रखी है। इस फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस समेत बाकी मुआवनीन पार्टियों के लिए 6 सीटें ही बचती हैं। दरअसल अखिलेश और मायावती दोनों ही कांग्रेस का वजूद अमेठी और रायबरेली से आगे गिन ही नहीं रहे, जहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी रुकने पार्लियामेंट हैं। इसके बाद बची 4 सीटों में आरएलडी और दूसरे हामी जमातों को एडजस्ट करने की तैयारी है। मायावती से मुलाकात के बाद जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। तो वही गणित जो बीजेपी ने सबको सिखाया। बीजेपी ने कितने देश में गठबंधन किए, गिनती करें तो न जाने कितने गठबंधन मिलेंगे आपको हर प्रदेश में। तो उसी दिशा में अगर आपको अपना गणित ठीक करना है, शायद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर के अपना गणित ठीक कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में 2017 असेंबली इलेक्शन कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें बुरी तरह से हार हुई थी। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने का जो खामियाजा अखिलेश असेंबली इंतखाबात में उठा चुके हैं, उसे वो दोहराना नहीं चाहते। इसीलिए मायावती के साथ अजीम इत्तेहाद को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पिछले महीने मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी के वाहिद एमएलए को वजीर नहीं बनाए जाने पर अखिलेश ने तंज भी कसा था और कहा था कि कांग्रेस ने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। कांग्रेस को इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा इकलौता विधायक जीता था, उसे मंत्री नहीं बनाया, कम से कम समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। अखिलेश मायावती ने जिस तरह से सीटें बांटी हैं, वो राहुल गांधी को नागवार गुजरा है। इसलिए राहुल ने इंतबाह दिया है कि हमें यूपी में कम समझने की भूल मत करना। राहुल के बयान का इशारा ये भी है कि कांग्रेस अकेले भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है। उधर आरएलडी ने भी अजीम इत्तेहाद में 5 सीटों की दावेदारी ठोक दी है। मंगल को आरएलडी नायब सदर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा, अमरोहा समेत 5 सीटों की डिमांड कर दी। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के नतीजे की बात करें तो बीजेपी इत्तेहाद को 42% वोट के साथ 71 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 22% वोट के साथ 5 सीटें हासिल हुई थी। 7.5% वोट परसेंटेज के साथ कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, लेकिन तकरीबन 20% वोट लेकर भी बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। पिछले इलेक्शन के नतीजे को देखें तो एसपी और बीएसपी का वोट फीसद जोड़ लिया जाए तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है।
इसलिए दोनों पार्टियां कांग्रेस को ज्यादा तरजीह देते नहीं दिख रही। 15 जनवरी को बीएसपी सदर मायावती का यौम पैदाइश है। माना जा रहा है कि इस मौके पर यूपी में अजीम इत्तेहाद का ऐलान हो सकता है। अब देखना होगा कि अखिलेश मायावती की क़यादत वाले इस अजीम इत्तेहाद में कांग्रेस एडजस्ट होती है या फिर एकला चलो की राह पकड़ती है। वहीं उड़ीसा के वजीर आला और बीजू जनता दल के सदर नवीन पटनायक ने भी कहा है कि अजीम इत्तेहाद में शामिल होने पर फैसला उनकी पार्टी बाद में करेगी, क्योंकि इसके लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। ये माना जा सकता है कि मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ अजीम इत्तेहाद अब खुद ही लड़खड़ा गया है। सीटों पर शोर का अंदाजा तो पहले से ही लगाया जा रहा था, लेकिन ये सब इतनी जल्दी होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब आगे इसका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कर्नाटक इलेक्शन के बाद जो एक बहुत ही अच्छी तस्वीर नजर आई थी स्टेज पे, तमाम जो अलग अलग सियासी जमातें हैं उनके लीडरान जिस तरह से नजर आए थे, लग ही रहा था कि अजीम इत्तेहाद की एक अच्छी तस्वीर यहां नजर आ रही है और 2019 में एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर मोदी फैक्टर को हराना है तो तमाम पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। बुआ बबुआ तो फिलहाल साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इल्जाम जरूर लगाया है कि सीबीआई का डर लगातार उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के साथ 3 रियासतों में इलेक्शन जीतने के बावजूद भी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी उस कॉन्फिडेंस से वो पार्टियां खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सवाल ये है कि इतना कम वक्त बचा है, ये अजीम इत्तेहाद आगे क्या शक्ल लेगा भी या नहीं, ये देखना बेहद जरूरी होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं नीति जैन जो कि लीडर हैं बीजेपी की, इसके साथ ही अनीस दुरानी साहब हैं, कांग्रेस के लीडर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग वर्मा साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम के स्टूडियो में। जी सलाम में सवाल मेरा अनीस साहब आपसे है, मुझे बताइए कि जिस अजीम इत्तेहाद का ख्वाब मुल्क को दिखाया जा रहा है या जिसके भरोसे ये कहा जा रहा है कि 2019 की लड़ाई लड़ी जाएगी और मोदी फैक्टर जो है उसे हराया जाएगा, उस अजीम इत्तेहाद की शक्ल ही इतनी बिगड़ी हुई नजर आ रही है, कैसे संवारेंगे आप इसको? देखिए, अभी चाक पर मट्टी घूम रही है, अभी कोई फाइनल डिसीजन किसी चीज का नहीं हुआ है। ये बुशरा जी मेरे चाक से पे सवाल मट्टी है। घूम रही है और उस वक्त तक कोई प्रॉपर शेप उसका नजर नहीं आता, लेकिन जल्दी आप देखेंगे कि प्रॉपर शेप में सब चीजें बैठ जाएंगी। और ये बहुत फितरी बात है कि जब इस किस्म के गठबंधन बनते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए खास तौर पर, तो उसके अंदर बहुत सारी बार्गेनिंग होती है, अपने अपने इश्यूज सब लेकर आते हैं, एक कंबाइंड इश्यूज पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर लेकिन अभी तो आप देखें ना, यूपी में बुआ बबुआ की जोड़ी एक साथ नजर आ रही है और आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है। आपको तो बस यहां तक महदूद कर दिया गया है कि रायबरेली और अमेठी यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीटों तक ही महदूद कर दिया गया है। क्या वाकई में इतनी बुरी कंडीशन है कांग्रेस की? मेरे ख्याल में कुछ, जैसे अभी राहुल जी ने कहा कि कुछ हमको गलत असेसमेंट किया जा रहा है यूपी के अंदर, तो मैं भी यही समझता हूँ, जो कि हम लोग भी घूमते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी है वहाँ पर, तो हम भी उसमें, जो बहुत लड़खड़ाई भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, कहते तो बिल्कुल ना के बराबर है, खत्म है। उससे पहले तो लेटी हुई थी, अब लड़खड़ा के चल तो रही है ना, तो ये और मजबूत हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतने कम दिनों में किस तरह से आप मजबूत करेंगे? मुझे ये लग रहा है कि हमारी ऐसा नहीं है कोई नई बना रहे हो और पार्टियों की तरह से ऑर्गेनाइजेशन हमारी वहाँ पर 100 साल से ज्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर है। और यही तो बात है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई मैजिक हो पा रहा है। आप देखें, एक तरफ आप आरएसएस बीजेपी का कैडर देखें और दूसरी तरफ आप अपना देखें तो जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। देखिए, हम खुश हैं कि हम आरएसएस बीजेपी जैसा कैडर नहीं है, हम फाशिस्ट लोग नहीं है। नहीं, मैं उनकी आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही, मैं उनके नंबर्स की बात कर रही हूं। हम लोग अपने चाल चलते हैं, हम अपने चाल चलते हैं और हम अपने दिखाएंगे आपको। ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप 44 सीटों पर आकर सिमट गए, और अगर आपको अभी भी यही लग रहा है कि चाक पर मिट्टी चढ़ी हुई है तो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। टीएमसी के सांसद आज बीजेपी ज्वाइन करे, अखिलेश जी बोल दिए कि हमारे आप एक सांसद, एक एमएलए वहां से जीते थे, उनको मंत्री नहीं बनाए, और अगर वहां पर आज अखिलेश और बहन जी की सरकार इकट्ठे होती दिखाई दे रही है, अगर आपको अभी भी चाक पर मिट्टी दिखाई दे रही है तो वो आपका इग्नोरेंस है। ये तमाम चीजें नीति जी आपको खुश तो करती होंगी,
खुश करने वाली बात नहीं है। जिस अजीम इत्तेहाद को, जिस महागठबंधन को खड़ा किया जा रहा है मोदी के सामने, अगर उसकी शक्ल इस तरह से नजर आए तो आपके लिए तो तसल्ली की बात होगी। हम लोगों ने शुरू से, जिस दिन से ये लोग ऐलान करे हैं, हम लोग उस दिन से बोल रहे हैं कि इस महागठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि इनका कोई एजेंडा नहीं है। इन लोगों का एजेंडा क्या है? सिर्फ एंटी मोदी एक एजेंडा ये लोग चले हैं। ना इन लोगों की नीयत है, ना नेता है, और ना कोई प्लान है आगे जाने का, ना विजन है आगे जाने का। जिस दिन राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हाँ मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, उस दिन जितनी इनकी महागठबंधन की, अपैरेंट महागठबंधन की जितनी सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सब ने बोल दिया कि नहीं, हम लोगों को ये मंजूर नहीं है। कम से कम कांग्रेस अपने साथ जो पार्टियां खड़ी हैं उनको इज्जत तो दे रही है। कांग्रेस ये तो दे रही है, नहीं, कांग्रेस ये तो कह रही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, नहीं, सबसे बड़ी पार्टी होगी वो ही बनेगी, इस तरह की बातें कही जाने लगा था। लेकिन आपके यहाँ तो देखिए, आपके अलायंस भी तो तमाम छूटते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनूंगा, जब सबने मना कर दिया कि नहीं हम लोगों को ये मंजूर नहीं है, तो वो फेस सेविंग वाली एक चीज थी। नीति, लेकिन आप ये भी तो देखें कि आपके यहाँ भी हालत तो खराब है। आप देखें कि शिवसेना जो आपके साथ है, लेकिन अपोजिशन से ज्यादा आपके ऊपर हमलावर होती है। तमाम पार्टियां धीरे धीरे, छोटी छोटी जितनी पार्टियां हैं वो तो आपसे लगातार अलग हो ही रही हैं। तो नाराजगी आप ये देखें कि जितने भी एनडीए के साथ पार्टियां मौजूद हैं वो भी बड़े पैमाने पर नाराज हैं आपसे। एनडीए के साथ शिवसेना का हमेशा से एक वो रहा है, बट शिवसेना बीजेपी के साथ है, दैट इज स्टिल देयर। उसके अलावा जो भी ये कैसा साथ है? ये कैसा साथ है? साथ है भी, साथ नहीं भी। एक तरह से अमित शाह जाते हैं और अल्टीमेटम देते हैं कि अगर इस तरह से नेगेटिव कैंपेनिंग की गई तो जिनको जिताया था उनको हरा भी हम देंगे, और फिर शिवसेना पलटवार करती है। देयर इज हमेशा एक क्रिटिसिज्म की स्पेस हर पार्टी में रहती है। और अलायंस के बारे में कांग्रेस जैसे अभी बोल रहे थे कि देयर आर, वो बहुत सारे विषय रहते हैं उसके अंदर, बट शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा है और आगे भी जब तक वो हमारे साथ है वो हमारे साथ है। उस चीज को एक अलग नजरिए से देखे जाने वाली बात है। जा सकता है कि इतने इख्तिलाफात के बावजूद हो सकता है कि लोग साथ आ जाए। यहाँ पर भी ये कहा जा सकता है कि इतने इख्तिलाफात के बाद हो सकता है ये लोग भी साथ आ जाएं। अगर आपके साथ शिवसेना हर मुद्दे पर शिवसेना उसमें अगेंस्ट खड़ी है। मैं इसमें बताती हूँ डिफरेंस क्या है, इसके अंदर मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है कि शिवसेना और बीजेपी का एक बहुत पुराना वो चला आता है। अगर आप आज बीएसपी, एसपी, कांग्रेस की बात करते हैं तो ये आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज हैं। इनका ये लोग खड़े ही कांग्रेस के अगेंस्ट हुए थे। आज ये लोग इकट्ठे किस लिए आ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हराना है। तो उनका मुद्दा ही सिर्फ इतना है। और जिन लोगों के कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता एक दूसरे को नफरत करते हुए बड़े हुए हैं बेसिकली, अगर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, तो ये एक आइडियोलॉजिकल बेसिक डिफरेंस है। और ये मेन डिफरेंस है जो कांग्रेस अपना महागठबंधन खड़ा करना अजीज साहब से बात कर लेती बीजेपी के जो मैं अनुराग जी आपके पास आऊंगी। अजीज साहब मुझे बताइए कि क्या सिर्फ इतनी सी छोटी सी चीज के लिए कि आपका सिर्फ एक एमएलए जीत कर आया था, उसको अगर वजीर नहीं बनाया गया, मंत्री नहीं बनाया गया, तो आपने कांग्रेस को ही बिल्कुल दरकिनार कर दिया। ये किस तरह से? एक तरफ तो आप बात करते हैं कि तमाम ताकतें एक साथ होंगी, हम ये जिस तरह से नफरतें फैलाई जा रही हैं, जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे, तमाम लोग एक साथ होंगे। ये कैसी एकता है कि अगर आपका एक एमएलए, वाहिद एमएलए जीत कर आया, अगर उसको कोई पोजीशन नहीं दी गई तो आप तंज करेंगे और आप ये कहेंगे कि अब हम साथ में नहीं खड़े? ये कैसा अजीम इत्तेहाद है? देखिए बुशरा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों का जो भी गठबंधन है, महागठबंधन है, वो अभी आने वाले भविष्य के गर्भ में है। और आने वाले वक्त में उसमें क्या क्या हालात पैदा होंगे, कौन लोग जुड़ेंगे, कौन लोग नहीं जुड़ेंगे, किन किन हालात में, किन परिस्थितियों में क्या होगा, वो भी चर्चा का जो इशू है वो बात का है। लेकिन हमको चर्चा जो करने की जरूरत है वो ये है कि आज जो मौके पे गठबंधन है एनडीए का, जो गठबंधन चल रहा है, इनके खुद के साथी इनके डूबते हुए जहाज से उतरकर भाग रहे हैं। छोड़ दीजिए, उनका जहाज डूबेगा, बह जाएगा, वो आप छोड़ दीजिए। आप अपनी बात करिए, बीच में दखल ठीक नहीं है। अजीज साहब आप अपनी बात करिए, उनको छोड़ दीजिए। नहीं, देखिए अब आप देखिए बुशरा जी, पहले इनको मना करिए। आप ये तरीका नहीं है डिबेट का। अब इसका मतलब इनको डिबेट आता नहीं है। आप डिस्टर्ब मत करिए, बात सुनिए, बाद में लिख लीजिए, जवाब दीजिए आप। ठीक है, बोलिए आप अजीज साहब। आप देखिए कि इनके जितने भी सहयोगी दल हैं, उनको ये इज्जत नहीं देती है। ओम प्रकाश राजभर मंच से चढ़ के गाली देते हैं। आप देखिए आशीष पटेल जी की स्थिति क्या है, शिवसेना जी की स्थिति क्या है। यहाँ तक कि इनका कॉन्फिडेंस इस कदर लूज है। शीशे का होता है ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते।
आप मुझे ये बताइए कि आप आपके घर में खुद में क्या हो रहा है? मौका दें बुशरा जी। अरे मेरा घर तो अभी बना ही नहीं, जिसका घर बना है वो उसका घर टूट रहा है, और टूट इस कदर रहा है कि जैसे देश तो को गुमराह किया, देश के साथ लग रहा है कि सही सीमेंट, रेत और ईंट गारे का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि अगर सही से इस्तेमाल करते तो कम से कम एक शक्ल तो नजर आती है आपके घर की। आपके घर की तो शक्ल ही नजर नहीं आ रही, वो तो टूटता बिखरता बहता हुआ नजर आ रहा है। बुशरा जी आप देखिए, बीजेपी की हताशा देखिए कि जब दो देश के बड़े नेता एक दूसरे से एक फॉर्मल मीटिंग करते हैं और नए साल की शुभकामना देने के लिए मीटिंग करते हैं, तो बीजेपी घबरा जाती है, क्योंकि उसने तमाम ऐसे काम इस देश में किए हैं जो नीति विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। वो घबरा जाती है कि कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश ना हो जाए, वो बेनकाब ना हो जाए। अजीज साहब अपना वक्त ले लीजिए, अजीज साहब आप अपना वक्त ले लीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। मुद्दे की आप अपना वक्त ले लीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी। मुझे लग रहा है आपके पास मेरे सवालों का उस तरह से जवाब नहीं है। वो हो भी नहीं सकता जवाब, क्योंकि कोई नीति मैं आपके पास लौटूंगी, मैं अनुराग जी से बात कर लूं। जवाब है जी, इनसे पूछिए, हाँ इनसे जरा पूछिए कि नीतीश जी को अपनी जीती हुई सीटों को क्यों दे दिया इन्होंने। सर पहले आप जवाब दीजिए, मैं आपको सारे जवाब जी को दे आप दिया। मुझे एसेंशियली सिर्फ इतना बता दीजिए, कितनी बड़ी बात है, जीती हुई सीटों दे दिया, यानी इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कांग्रेस को क्यों बाहर रख दिया? कॉन्फिडेंस की कमी है। क्या हुआ उस दिन इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ये नहीं बता पाए कि चुनाव लड़ेंगे कहां से, यहाँ तक ये तय नहीं कर पाए। इतना लूज कॉन्फिडेंस उनके अंदर, कॉन्फिडेंस ही नहीं। चलिए अजीज साहब मैं आपके पास लौटूंगी, नीति में आपके पास लौटूंगी। आप मुझे बताइए अनुराग जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये जो अभी फिलहाल शक्ल नजर आ रही है अजीम इत्तेहाद की, क्या आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल डेलिबरेटली एक साथ नहीं लाया जा रहा है, तमाम चीजें देखी परखी जानी जा रही हैं? क्योंकि लगे रहा था कि 3 रियासतों में जिस तरह से कांग्रेस को शानदार जीत मिली है, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा दूसरी पार्टियों को भी, राहुल गांधी में, कांग्रेस में, और ज्यादा से ज्यादा पार्टियां साथ में आएंगी, खुलकर सामने आएंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो एरोगेंस नजर आ रहा है दूसरी पार्टियों का, और वो भरोसा भी नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। देखिए, ये जो महागठबंधन है, इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि गठबंधन छोटा है, नेता ज्यादा है, इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने ज्यादा लीडर्स हैं। वही समस्या इनको चुनाव तक दिखनी, जब तक सीटें सबके पास नहीं आ जाती हैं। अभी क्या है, कांग्रेस ये असर्ट कर रही है कि हमें कम मत समझो और हमें सीटों के मामले में हमारे साथ नेगोशिएशन, एक डिसेंट नेगोशिएशन करो। दूसरी पार्टियां ये सोच रही हैं कि कांग्रेस इतनी वीक हो चुकी है कि हम इसके साथ किसी भी लेवल का नेगोशिएशन सीटों को लेके कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप यूपी की बात करें तो ये जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, ये कांग्रेस के लिए वाकई चिंता का विषय है कि वो उसको किस तरह से, कांग्रेस को कितना सीरियसली लेने वाले हैं। अच्छा, एक जो भाजपा के घर टूटने की और उसकी बात करी जा रही है, एक चीज मैं बहुत क्लियरली बताऊं कि भाजपा कभी भी स्ट्रैटेजिकली गठबंधन की राजनीति में बहुत ज्यादा यकीन करती नहीं है। वो अब हर स्टेट में इंडिपेंडेंटली अकेले जाना चाहती है, वो ये चाहती भी नहीं है कि नहीं। लेकिन आप ये देखें, बिहार में आप देखें, बिहार में क्या हुआ है, जो जीती हुई सीटें थी वो तक दे दी, यानी कि बीजेपी नर्वस है। देखिए, नर्वस तो बिल्कुल होगी। 3 देखिए, अच्छा आगे उस दिन हम लोग भी जब चुनाव वाले दिन यहाँ बैठे हुए थे, जब आ रहा था नतीजे आ रहे थे, तो भाजपा ने कोई खराब परफॉर्म नहीं किया भाई। 15 साल की जो सरकारें थी, अगर वो गई हैं तो वो नहीं। लेकिन एक तरह से देखें आप, एक तरफ आप कहते हैं मोदी लहर जिसको हराना नामुमकिन है, ये तमाम बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। कांग्रेस को ये कहा जाता है खत्म हो रही है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जाती है। इन तमाम चीजों में अगर राहुल गांधी फेस होकर अगर 3 सूबों में अगर इलेक्शन जीतती है तो ये कामयाबी तो मानी ही जाएगी, आप इसको नकार तो नहीं सकते। और ये भी देखना होगा कि जेडीयू के साथ, जिनके साथ बन नहीं रही थी बिल्कुल वहां पर बीजेपी ने जो सीटें जीती वो तक दे दी। देखिए कुछ, और रामविलास, ये एक और बात ऐड करना चाहूंगी, रामविलास पासवान तक ने इतनी अच्छी डील कर ली अपने लिए। देखिए, बिहार की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप उसको जरा गौर से देखें तो ये नीतीश कुमार को और रामविलास पासवान को दोनों लाना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक मैसेज है। तो वहां पे एक थोड़ा सा एक डिफरेंट, मतलब अगर आप स्ट्रैटेजी, बीजेपी की स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये दोनों पार्टियों को एक ज्यादा तरजीह देना एक कहीं ना कहीं पर्टिकुलर कम्युनिटीज को एक मैसेज है। तो वो जो है बाकी स्टेट में इतना ज्यादा लागू नहीं होता है जो वहां पे लागू हो रहा है।
अजीज साहब, मैंने आपको वक्त दिया ताकि आप थोड़ा सा सोच लें और मेरे सवालों का आप फिर से जवाब दें। मुझे बताइए कि बुआ बबुआ की जोड़ी तो बनती हुई नजर आ रही है। हमने ये भी देखा कि जितने भी बायपोल्स हुए वहां पर जहां जहां ये जोड़ी रही, कांग्रेस के साथ रही, आरएलडी भी आपके साथ रही, वहां पर आपको शानदार जीत हासिल हुई। कांग्रेस से आखिर इतनी परेशानी क्या है? क्या आप लोगों की भी उस तरह की ख्वाहिशात, क्योंकि मायावती भी पीएम बनना चाहती है, हो सकता है अखिलेश यादव के दिल में भी उस तरह की बात हो, या फिर आपको परेशानी राहुल गांधी से है या आपको परेशानी कांग्रेस से है? देखिए बुशरा जी, सबसे पहली बात तो ये जानिए कि आज जिस तरीके से हमने आपको इससे पहले भी यही कहा कि देश के दो बड़े नेता जब आपसी एक दूसरे से शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, बीजेपी की घबराहट देखिए कि किस कदर वो घबरा जाती है। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप कि आने वाले वक्त में अगर ये गठबंधन बनेगा, लोग इकट्ठा होंगे, एक साथ मिलेंगे, मिल करके चुनाव लड़ेंगे, मुझे लग रहा है उस चीज को बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो आप डर गए हैं? बीजेपी को एहसास हो गया है, मोदी जी को एहसास हो गया है कि ये देश, ये चुनाव देश बनाम बीजेपी है। इस देश की जनता ने गठबंधन किया है। हमारा गठबंधन तो देश की जनता से हो चुका है और देश की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देना है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन तो जनता ने कर लिया और जनता से मेरा गठबंधन हो गया। ये घबराए हुए लोग हैं, इनको अंदाजा लग गया है कि 2019 में जो कुछ होने वाला है वो इतिहास बनेगा, क्योंकि 2014 के पहले जो ख्वाब इन्होंने दिखाए थे वो सारे ख्वाब अधूरे रह गए। अब आपको लॉन्डो का साथ पसंद आपको क्या ये लग रहा है अजीज साहब, क्या आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस कम से कम यूपी की अगर हम बात करें तो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उसको साथ लेकर आए तो आपको वाकई में कोई फायदा हो? क्या ये पूरा नफे नुकसान का सौदा आपको घाटे का साबित हो रहा है, इसीलिए आपने उनके साथ इत्तेहाद करना मुनासिब नहीं समझा? यहां तक कि आप आरएलडी तक से बात कर रहे हैं, आरएलडी भी आपके साथ है, बीएसपी आपके साथ है, लेकिन कांग्रेस को आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। राहुल गांधी ने भी अब कह दिया है कि आप हमें इतना कम आंकने की कोशिश ना करें। देखिए बुशरा जी, हम अपने साथियों का भी सम्मान करते हैं, हम अपने विपक्षियों का भी सम्मान करते हैं। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि अपने साथियों का भी अपमान करें और विपक्षियों का भी अपमान करें। हमारे मोदी जी अभी जब वो सरकारी दौरे पर जाते हैं, अभी रायबरेली में आए थे, उन्होंने विपक्षियों का अपमान किया। हम तो सभी का सम्मान करते हैं, हम अपने विपक्षियों का और साथियों का, दोनों का। हम इनकी तरह बीजेपी की तरह नहीं है कि हम साथियों को अपमानित करते हैं, ये अपने साथियों को भी अपमान करते हैं बीजेपी की तरह, क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, एक नेशनलिस्ट और कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। आप हो भी नहीं सकते बीजेपी की तरह। पर आप मुझको ये बता दीजिए कि आप लोगों की मंशा क्या है यूपी में? वो जनता तोड़ देगी। अब कहीं ना कहीं जनता ने समझ लिया है कि जनता को आपने बरगलाया है। आपकी तानाशाही अब नहीं चलने वाली। तानाशाही करके देश को, अरे अजीज साहब, इनकी तानाशाही को खत्म करने के लिए आपको साथ तो आना पड़ेगा। आप ये बताइए कि कैसे करेंगे तानाशाही आप खत्म? आप सिर्फ यूपी में बुआ बबुआ साथ आकर तानाशाही खत्म कर देंगे, बाकी पूरे मुल्क में ये आप कांग्रेस के साथ आकर खड़े नहीं होंगे। यूपी में तो आपका इत्तेहाद हो नहीं पा रहा, आप पूरे मुल्क में किस तरह के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? कम से कम आवाम को एक ऑप्शन दिखाइए तो। अब वो फिर बीजेपी को कुछ बोलेंगे। देखिए बुशरा जी, जब देश की जनता सबसे बड़ी न्यायालय है, देश की जनता ने मन बना लिया है, देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि इनकी तानेशाही रवैया को खत्म कर देना है। इसलिए अब जनता ने जब मन बना लिया तो इनका कुछ नहीं चलने वाला है। इसमें पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरा चुनाव जनता बनाम बीजेपी होने जा रहा है। पूरे जनता ने बना लिया है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जनता के हर, तो आपका रोल तो खत्म हो गया ना, हिंदू भाई, मुसलमान, आपका रोल तो खत्म हो गया, यानी कि जनता वर्सेस बीजेपी हो गया। बाकी तमाम पार्टीज की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जनता वर्सेस बीजेपी हो गया। ये सिर्फ एक जाहिर सी बात है, जो पार्टियां हैं वो प्रतिनिधित्व कर रही है जनता का, और नीति 30 सेकंड और वो गठबंधन करके बीजेपी को उसकी औकात। अजीज साहब मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड नीति, मेरे पास टाइम नहीं है। सर, आप जो बोल रहे हैं कि जो जनता का निर्णय है वो बिल्कुल साफ है, बट कहीं ना कहीं आपका जो ऑपोजिशन है, आप लोगों की ना नेता ना नियत, आप लोगों का कुछ क्लैरिफाइड नहीं है।
और जनता ने क्या डिसाइड करना है वो जनता को पता है। उनको दिख रहा है पिछले 5 साल में देश ने कितनी तरक्की भी करी है और कितना उसका जीडीपी, प्राइस राइज के सब नंबर्स देश में सबको पता है। चलिए तो अब ये अपना घर संभालिए। चलिए देखना होगा कि किसको किस तरह से घर संभालना होगा। लेकिन अजीम इत्तेहाद की जो बात लगातार की जा रही है, फिलहाल तो अभी उसकी शक्ल बहुत अच्छी कुछ नजर नहीं आ रही है। अगर धीरे धीरे जैसे इलेक्शन का वक्त और करीब आता है, जिसमें 100 दिन से कम का वक्त बचा है, अगर उसमें कुछ हो जाता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप बीजेपी को या हुकूमत को आप छोड़ दें, खुद अपोजिशन अभी मुत्तहिद नहीं है, उसी में तू मैं चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।